गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ की स्टडी की थी और उसमें अमीबा और पैरामीशियम की स्टडी कर ली थी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में। बट आज हम लोग जो भी रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी स्टडी करेंगे और नेक्स्ट फाइलम की भी स्टडी करेंगे। बट आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, मींस आज हम लोग कुछ रिटन फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि हमारे पास नोट्स होना चाहिए। ओके तो आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे, समझाने के बाद हम आपको रिटन फॉर्म में भी कुछ मैटर्स प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो ऑर्गेनिज्म फाइलम प्रोटोजोआ में स्टडी की थी। एक तो अमीबा हमने स्टडी की थी और दूसरा पैरामीशियम स्टडी की थी। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो था वो पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम है और पैरामीशियम प्रोटियस हमारा जो है वो अमीबा प्रोटियस हमारा अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो आज हम इसी में दूसरा ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं यूगलीना। आपने नाम सुना भी होगा, यूगलीना। अच्छा बताइए, यूगलीना का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? यूगलीना का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? यूगलीना विरिडिस, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है यूगलीना विरिडिस। अब ये देखिए, ये हमारा जो यूगलीना है ये वंश है, जीनस है, मतलब ये हमारा वंश है, और विरिडिस क्या है? हमारी प्रजाति है, स्पीसीज है। क्योंकि हमने बाइनोमियल थियरम बताया था, द्विनाम पद्धति सिद्धांत, जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया था कि किसी भी जंतु या पादप का अगर हम नामकरण करते हैं तो उसके नामकरण में दो नाम आना चाहिए। एक तो हमारा वंश आना चाहिए, दूसरी प्रजाति आना चाहिए। जैसे हम लोगों का जंतु वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, तो होमो हमारी क्या है? वंश है, और सैपियंस हमारी प्रजाति है। क्लियर? तो यूगलीना का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है यूगलीना विरिडिस। इस यहाँ तक कोई क्लियर कन्फ्यूज़न? अच्छा है, यूगलीना को जंतुओं तथा पादपों के बीच की कड़ी कहा जाता है, अर्थात इसके अंदर जंतु का भी लक्षण है और पादप का भी लक्षण है। क्यों? कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हरित लवक क्लोरोफिल पादप का प्लांट का लक्षण है, प्लांट में ही होता है, जीवों में नहीं होता है। लेकिन ये एक अपवाद है, ये एक सूक्ष्म जीव होते हुए भी अपने शरीर में क्लोरोफिल रखता है, जबकि क्लोरोफिल जीवों का लक्षण नहीं है। लेकिन यूगलीना जीवधारी होते हुए भी इसके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो किसी को ग्रीन कलर, हरा कलर प्रोवाइड करता है, हरा कलर देता है। तो यूगलीना के शरीर में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो जब इसके शरीर में क्लोरोफिल होगा तो ये कौन सी प्रक्रिया करेगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ये करेगा। और प्रकाश संश्लेषण की विशेषता ये होती है कि ये पौधों में होता है, जीवधारियों में नहीं होता है। लेकिन ये एक अपवाद आ गया, यूगलीना के शरीर में क्लोरोफिल है, हरित लवक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया होगी। तो पादप का एक लक्षण आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, मीन जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी कहा जाता है यूगलीना को। यूगलीना का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यूगलीना ऐसे ही दिखाई देगा, यही है यूगलीना। यूगलीना भी एक केंद्रक होता है, इसके शरीर में भी एक केंद्रक होता है। अब हमने देखा कि अमीबा में जो चलन अंग होते हैं जिससे वो चलता है, कूटपाद कहते हैं। पैरामीशियम में जो चलन अंग होता है उसको हम सीलिएटा कहते हैं। तो यूगलीना में चलन अंग क्या है? किस अंग के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है? वो यही अंग है, यही जो निकला हुआ है, टेल लाइक या पूंछ की तरीके से जो संरचना निकली हुई है, इसी को हम कहते हैं पश्चमभिकाएं हिंदी में, और इसी को हम कहते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला। तो यूगलीना में जो चलन अंग हैं उसको हम कहते हैं फ्लैजेला या पश्चमभिकाएं कहते हैं। क्लियर? होता क्या है कि जब यूगलीना जल में होता है तो जल के सरफेस पे जो ऊपरी वाली परत होती है जल की, उस पे अपने फ्लैजेला के माध्यम से तेज़ी से पटकता है। तो अगर हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें तरंगें निकलती हैं। तो ऐसे जब ये जल पर अपने फ्लैजेला को पटकता है तो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, तरंगें निकलती हैं, और पानी ऐसे ऐसे करके होता है। तो जब जल ऐसे ऐसे होगा, तरंगें निकलेगी, तो उसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने लगेगा, ऐसे ऐसे करके। तो फ्लैजेला के माध्यम से
युगलीना एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला किस प्रोटीन की बनी होती है? ये फ्लैजेला एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई होती है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि सर आप बता रहे हैं कि फ्लैजेला प्रोटीन की बनी होती है, तो प्रोटीन तो हम लोग खाते भी हैं ना, तो हमको क्या चाहिए कि इसका फ्लैजेला ले लें और खा लें? खा सकते हैं ना भाई। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडीज़ को कहा जाता है, शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। क्लियर। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारा स्टमक, हमारा आमाशय पचा सकता है और बहुत को नहीं पचा सकता है। तो जो पाचक प्रोटीन है वही हम खाते हैं, और जो अपाचक, जो पचा नहीं सकते हैं, उसको हम नहीं खाते हैं। तो ये इसका पाचन नहीं होता है, इसलिए हम इस प्रोटीन को नहीं खा सकते हैं। हमारा ये नाखून है, ये नाखून में भी तो प्रोटीन है, ये जो नेल निकला हुआ है कैराटिनिन प्रोटीन है ये ना। अब इसको लोग खाते हैं ना, तो अब प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए अच्छा, तो हम चाहें तो खा लें ना, पेट में जाएगा, पचेगा नहीं है। क्लियर। तो प्रोटीन जो हमारा आमाशय अच्छी तरीके से पचा ले उसको तो हम खाते हैं, लेकिन जो आमाशय पचा ना पाए उसको हम नहीं खाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारे नाखूनों में कौन सी प्रोटीन होती है, जानवरों का जो सींग होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो जानवरों के सींग में, हमारे नाखून में एक प्रोटीन होती है, कैराटिनिन प्रोटीन। क्लियर हो गया। लेकिन ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जो हमारा युगलीना है वो किस प्रकार का पोषण करता है, किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है? स्वपोषी है या विषमपोषी है? यह अपना भोजन स्वयं बनाता है या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है? देखिए एकदम क्लियर है। क्लियर क्या है? हरित लवक है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो इसमें जो पोषण की विधि होगी स्वपोषी होगी। ये पूछा जा सकता है कि युगलीना है स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, इनमें से कोई नहीं, तो ये स्वपोषी है। इसका कारण यही है। तो इसमें पोषण जो होगा वो स्वपोषी प्रकार का होगा युगलीना के अंदर। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि युगलीना में भी विभाजन होगा, युगलीना के केंद्रक में भी विभाजन होगा, क्योंकि सेल डिवीज़न तो हर जगह होगा, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। तो हम ये जानते हैं कि जब भी सेल का डिवीज़न होता है तो केंद्रक का और साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। तो जब इसका डिवीज़न होगा केंद्रक का, तो सर्वप्रथम ये केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे ऐसे है, ऐसे करके दो भागों में ये बढ़ जाएगा। ये देखिए, एक केंद्रक यहाँ चला जाएगा, एक केंद्रक यहाँ चला जाएगा। ये देखिए दो, एक हम जानते हैं कि जब भी केंद्रक का विभाजन होता है तो एक केंद्रक है तो जस्ट डबल में होगा, 2 से 10 4 में होगा। क्लियर। तो यहाँ फ्लैजेला ये निकल गए, यहाँ से फ्लैजेला निकल गए। अब क्या होगा, ये एक ईच जो पार्ट है, प्रत्येक जो पार्ट है इससे अलग हो जाएगा और अलग हो करके एक नए युगलीना को निर्माण कर देगा। क्लियर। इसी तरीके से आगे इसका विभाजन होगा। अब ये 2 न्यूक्लियस थे, 2 केंद्रक में बटा था, अब आगे चल करके ये 2 से 4 केंद्रकों में बटेगा। तो जब 4 केंद्रकों में बटेगा तो ऐसे करके बढ़ जाएगा 4 केंद्रक, तो 4 युगलीना बनेंगे। ऐसे करके 4 केंद्रकों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 केंद्रक हो गए। क्लियर। अब जब 4 केंद्रक ये बन जाएंगे तो ये अपने चारों तरफ एक तरल पदार्थ इकट्ठा कर लेगा। ये ऐसे करके अपने चारों तरफ एक तरल पदार्थ इकट्ठा कर लेता है ऐसे करके, और इसके जो फ्लैजेला होते हैं वो इसी तरल पदार्थ में धंस जाते हैं और ये हमको फ्लैजेला दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर। इसी में धंस जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जब युगलीना का लगातार विभाजन होता है और वो चतुर्थ अवस्था में चला जाता है और अपने चारों तरफ एक तरल पदार्थ से घिर जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को अब क्या कहेंगे? इस अवस्था को हम कहते हैं पामेला अवस्था। पामेला स्टेज, स्टेज माने होता है अवस्था, इसी अवस्था को हम पामेला अवस्था कह देते हैं। युगलीना का पामेला अवस्था, पामेला स्टेज। क्लियर। अच्छा, युगलीना या जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? जहाँ भी गंदा पानी होगा, गंदे जगहों पे ये रहते हैं, गंदे पानी में ही रहते हैं, वहीं से अपना भोज्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं। अच्छा, अगर हमको युगलीना, पैरामीशियम या अमीबा को अपने आँख से देखना हो, तो चूँकि ये आँख से तो हमें दिखाई नहीं देंगे,
हमें अपने आँख से देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लैब में ग्रो कराएंगे, हमको देखना हो तो बहुत ही इजी मेथड है इसका ग्रो कराने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हे ले लेंगे। हे जानती हैं, भूसा, भूसा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, या जब आटा आप चालती हैं तो चोकर निकलता है, तो यहीं लिख दे रहे हैं हम चोकर। चोकर ले लिए थोड़ा सा। चोकर के बाद में इसी में हम पका हुआ बनाना, कच्चा बनाना नहीं, पका हुआ, रिप माने पका हुआ केला ले लिए एक। पका हुआ केला लेने के बाद में इसमें हम गंदा पानी ले लेंगे, कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब गंदा पानी, नाली उली का पानी ले लेंगे जिसमें ये सब रहते हैं। ले लिए, ये तीनों चीज़ों को लेकर के अच्छे से फेंट लेंगे, मिला लेंगे, पेस्टल मॉर्टल से या रॉड से किसी तरीके से एक सॉल्यूशन बना लेंगे। अब ये तीनों का एक मिश्रण बन गया, क्योंकि इसी कंटामिनेटेड वाटर में, गंदे पानी में ही हमारा यूग्लिना पैरामीशियम सब विद्यमान है। और ये हमने क्यों लिया चोकर और पका हुआ केला, क्योंकि ये इसका भोज्य पदार्थ है। तो जब भी किसी भी चीज़ को, जैसे चूहे को अगर बिल से निकालना हो तो उसका जो फेवरेट खाना है वो उसी के बिल के सामने लटका दो, वो निकल के आएगा। बात समझिएगा। ऐसे हमारा जो यूग्लिना पैरामीशियम है इसका पसंदीदा खाना यही है, और जब उस पानी में इसका पसंदीदा खाना हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। क्लियर? इसीलिए इसको निकालते हैं हम इस तरीके से। अब इसका जब हम मिश्रण बना लेंगे तो मिश्रण बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, और बीकर में लेने के बाद में फ़िल्टर लेंगे, फ़िल्टर पेपर, यानी यहीं पे हम एक फ़िल्टर, अब इसको फ़िल्टर करेंगे, यहीं पे हम इसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर का मतलब फ़िल्टर पेपर लेंगे। जैसे फ़िल्टर पेपर का मतलब ऐसे होगा, एक हमारा स्ट्रक्चर, कोनिकल फ्लास्क इसको कहते हैं, फनल इसको हम मानते हैं, और इसी पे हम वाटमैन फ़िल्टर पेपर ऐसे लगा देते हैं, वाटमैन फ़िल्टर। और इसी में ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट 2 ml 3 ml जितना भी रिक्वायरमेंट हो उतना लेकर के इसमें गिरा देते हैं, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा और इसमें आकर के इकट्ठा होता रहेगा, इस बीकर में आकर के इकट्ठा होता रहेगा ऐसे करके। अब इकट्ठा हो गया इस बीकर में। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्लास की स्लाइड लेंगे, जिसमें हम लोग ब्लड व्लड का अपना जांच करवाते हैं, तो एक शीशे की स्लाइड होती है ना, इस तरीके से है, ऐसे करके एक ग्लास स्लाइड लिया। अब हम एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे। ग्लास स्लाइड लेने के बाद में एक ड्रॉप इसमें से लेंगे, ओनली 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप लेंगे और इस पे डाल देंगे। इस पे डालने के बाद में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सैफरनिन से केमिकल्स है, मेथाइलिन ब्लू केमिकल है, ये सब रसायन होते हैं, एक सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। वो इसको इसमें इसलिए डाला जाता है कि मेथाइलिन ब्लू जो हमारा है या सैफरनिन सोल्यूशन जो है वो इसमें जब हम डालेंगे तो इसके अंदर जो भी होगा वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब कोई कलरफुल में होता है तो हमें बहुत ईजिली अच्छे से दिखाई देता है। क्लियर? वो इस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो याद रखिएगा, इसमें सैफरनिन डालते हैं या फिर मेथाइलिन ब्लू डालते हैं। अब जब हम इसमें डालेंगे, अब इसका हम माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे, स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाएंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको इसमें ऐसे करके भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, रॉड से में भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, यूग्लिना भी हमको ऐसे करके दिखाई देगा। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें दिख जाएंगे हमको। अब हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें हमारा पैरामीशियम अगर इस शेप में है तो पैरामीशियम है, अगर इस शेप में है तो यूग्लिना है, और किसी भी शेप में नहीं है उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जो अपने आकार को लगातार बदल रहा है। तो हम समझ जाएंगे वो अमीबा ही होगा। कभी ऐसे शेप में भी आ जाएगा, कभी रॉड शेप में आ जाएगा, कभी गोल हो जाएगा, तो अमीबा भी है। तो इस तरीके से हम लैब में इसको देख सकते हैं। ये इसका मीडियम है बनाने का। तो क्लियर हो गया चीज़? किसी भी चीज़ को अगर हमको ग्रो कराना होता है, जो भी लैब में करते हैं, तो उसका पसंदीदा भोजन दे दीजिए, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यूग्लिना का। तो हेडिंग डाल लीजिए आप यूग्लिना, और इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमने आपसे कहा था कि आज थोड़ा बहुत हम रिटन फॉर्म में लेंगे। अब आज से आपका रिटन वर्क भी चलेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी चलेंगे। आपका अगला प्रोटोजोआ का जो अगला ऑर्गेनिज्म जीव है उसका नाम है यूग्लिना। क्लियर? पैसेज वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखिए इसमें, यूग्लिना का जंतु वैज्ञानिक नाम यूग्लिना का जंतु वैज्ञानिक नाम
यूगलीना विरिडिस है, ये लिखा हुआ है। यूगलीना का जंतु वैज्ञानिक नाम यूगलीना विरिडिस है। इसमें भी लिख ली इसके अंदर। तो हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम और यूगलीना का अध्ययन कर लिया। बहुत सारे सूक्ष्म जीव फाइलम या संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जीव है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, नाम आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम। इसके बारे में हम जान लेते हैं, प्लाज्मोडियम के बारे में। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, ये एक प्रोटोजोआ है, पूछा जाता है प्लाज्मोडियम है या प्लाज्मोडियम किस संघ में आता है, तो दे देगा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, मोलस्का। तो प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ में आता है, याद रखिएगा। आपने सुना होगा मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया कौन फैलाता है? हाँ, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? आपने कहा मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कि गलत है। ये 100% गलत आंसर है। क्लियर? मलेरिया एक रोग है। आपने बताया फीमेल माने मादा, एनाफिलीज मॉस्किटो माने मच्छर से होता है, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मलेरिया रोग को फैलाने के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर एक वाहक की तरह कार्य करती है, इसलिए ये एक वेक्टर है, ना कि रोग फैलाने वाला जीव है। ये मलेरिया नामक रोग को एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाता है। किसी एक को अगर मलेरिया है, तो मलेरिया अगर रोग किसी को है तो उसके रक्त में मलेरिया के अंडाणु होंगे। तो जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किलो उसको काटती है तो रक्त को सक करती है, चूसती है, तो उसके रक्त के साथ साथ मलेरिया के अंडाणु भी उसके लार ग्रंथि में आ जाते हैं। और जब वो जा करके किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो उसमें उसके अंदर जो मलेरिया के अंडाणु होते हैं उसमें गिरा देती है। तो वही अंडाणु आगे चल करके वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और प्लाज्मोडियम जीव बना लेते हैं, और ये मलेरिया डिजीज़ कॉज कर देता है। तो याद रखिएगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो एक वाहक है जो इस बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम का जो रोगाणु है, प्लाज्मोडियम जिस के कारण होता है वो मलेरिया, वो हमारा प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैलाता है। मलेरिया रोग का मुख्य कारण है प्लाज्मोडियम, ना कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, कभी कभी कोई पूछ लेता प्रश्न कि मलेरिया क्या है। तो मलेरिया को, व्हाट इज़ मलेरिया, तो आप लोग बताइए कुछ, मलेरिया क्या है। अगर कोई पूछ ले मलेरिया को बताइए, डिफिनीशन दीजिए मलेरिया का, क्या मलेरिया है। तो कुछ आ रहा है ना? तो हमने, हाँ बताइए। बीमारी, मलेरिया एक रोग है, यही हम कहेंगे, बट मलेरिया को हमको डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया कि मलेरिया को दो भागों में हमने तोड़ दिया, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया। एक को हमने लिख दिया मल और दूसरे को लिख दिया एरिया। तो हम जानते हैं मल माने हिंदी में गंदगी को कहते हैं। मल माने होता है डर्ट या डर्टी चीज़, गंदगी। और एरिया माने स्थान या प्लेस, हम जान लेते हैं कि ये कौन सा एरिया है बोलते हैं। तो देखिए परिभाषा आ गया, ऐसी चीज़ें जो गंदे स्थानों से आता है उसे हम मलेरिया कहते हैं। इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया, मल भी हो गया और एरिया भी हो गया, और मलेरिया की परिभाषा भी निकाले, किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसको मैं खुद तोड़ दिया हूँ। क्लियर? जिससे इसको अच्छे से हम डिफाइन कर सकें कि व्हाट इज़ मलेरिया। क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ मलेरिया, तो कहता है एक रोग फैलाता है, मलेरिया फैलाता है। लेकिन हम डिफिनीशन उसका जानना चाहते हैं, परिभाषा जानना चाहते हैं, मलेरिया एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ से उसकी परिभाषा निकल के, तो ये तो रोग फैलाता है, ये तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, विशेषता है रोग फैलाना। बट हम डिफिनीशन, हमको परिभाषा चाहिए, तो परिभाषा हम यहाँ से निकाल लेंगे।
यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये है बड़ा खतरनाक प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप में होता है, थोड़ा सा जो एग होता है, अंडे होते हैं, उसी के शेप में ये होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम द्विपोषदीय होता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक है, द्विपोषदीय है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन द्विपोषदीय है, तो बहुत सारे जीवाणु का, बहुत सारे प्रोटोजोआ का नाम दे देगा। तो ये प्लाज्मोडियम द्विपोषदीय है। द्विपोषदीय का मतलब ये होता है कि जिसको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए 2 शरीर की आवश्यकता हो, जिसको अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र चलाने के लिए 2 शरीर की आवश्यकता होती है, वो द्विपोषदीय होता है। जो अपना जीवन चक्र केवल एक ही शरीर पे चलाता है वो एक पोषदीय होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम द्विपोषदीय है, इसको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए 2 शरीर की आवश्यकता होती है, एक मादा एनाफिलीज मॉस्किटो और दूसरा मनुष्य। क्लियर हो गया? तो इसलिए प्लाज्मोडियम में 2 प्रकार का जनन होता है। एक को हम कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लाज्मोडियम के अगर हम जीवन चक्र, लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल जीवन चक्र की, तो इसकी जो जीवन चक्र होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अलैंगिक, असेक्सुअल, और दूसरी होती है लैंगिक, सेक्सुअल। तो इसको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए 2 शरीर की आवश्यकता होती है, अलैंगिक और लैंगिक। प्रश्न ये पूछेगा कि प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जीवन चक्र किस शरीर में चलता है, प्लाज्मोडियम में लैंगिक जीवन चक्र किस शरीर में चलता है? प्रश्न ये है, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम में जो अलैंगिक जीवन चक्र है ये ह्यूमन, मनुष्य के ब्लड में होगा, चलेगा, यानी ये मनुष्यों में चलेगा। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन जो होगा वो मनुष्यों में होगा, और इसका जो लैंगिक जनन होगा वो मादा फीमेल एनाफिलीज मच्छर में होगा, एनाफिलीज मॉस्किटो में होगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ देखिए कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर कि अलैंगिक जनन किस में होगा? मनुष्यों के रक्त में होगा, और लैंगिक जनन फीमेल एनाफिलीज के एस्टमक में होगा, आमाशय में होगा। ये इसके एस्टमक में होगा, आमाशय में होगा ये चक्र। तो इसको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए 2 शरीर की आवश्यकता है, इसलिए ये द्विपोषदीय है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक हम फिगर बना करके दिखाते हैं आपको। अभी हमने ये पढ़ा था कि जब अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट गति नहीं करता है। भाई जाइगोट गति नहीं करेगा, उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं होगा। जाइगोट मादा के फैलोपियन ट्यूब में बनाता है, वहीं जाकर के फ्यूज़ होते हैं, और वो फिर आगे चल करके गर्भाशय में सेटल डाउन बैठ जाता है, और वहीं से भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। तो फिर जाइगोट में गति कहाँ हुआ? याद रखिएगा, ये प्लाज्मोडियम में जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर गति होगा, लेकिन जब किसी भी जाइगोट के अंदर गति होगा तब अब वो जाइगोट नहीं रह जाएगा, उसका दूसरा नाम हो जाएगा। देख लेते हैं, आइए एक मच्छर बना लेते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये देखिए, मेढक मत समझ लीजिएगा, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसकी लार ग्रंथि है, सलाइवरा ग्लैंड है। क्लियर? अब क्या होगा, मान लीजिए इसके शरीर में कौन सा प्रजनन चल रहा है? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक जब प्रजनन चल रहा है तो मतलब ये हुआ, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु भी होना चाहिए, अंडाणु भी होना चाहिए। और अलैंगिक प्रजनन में ज़रूरी नहीं है कि शुक्राणु अंडाणु हो, कोई भी एक शरीर का भाग एक नई चीज़ को बना सकता है। लेकिन अब इसमें लैंगिक प्रजनन चलेगा तो शुक्राणु भी होगा, अंडाणु भी होगा। अब इसने लार ग्रंथि से, अपने सलाइवरी ग्लैंड से किसी चीज़ को काटा, अब इसके शरीर के अंदर शुक्राणु भी आ गई। ये इसका आमाशय है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का, शुक्राणु भी आ गए और अंडाणु भी आ गए। मान लीजिए शुक्राणु है और मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे कर दिए ये अंडाणु है, तो ये इसका स्पर्म है और ये इसका ओवम है। अब ये दोनों फ्यूज हो गए, दोनों मिल गए, आमाशय के अंदर मिल रहे हैं, बाहर नहीं मिल रहे हैं, आमाशय के अंदर। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सिंपल सी बात है, जाइगोट बनाएंगे। और ये जाइगोट कैसा होगा? आगुणित कि द्विगुणित?
द्विगुणित होगा ना, बताए नहीं थे? क्योंकि अगर ये अलग अलग हैं तो ये अगुणित हैं, स्मॉल एन है, ये बताए हैं हम। और जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2n हो जाएंगे, तो द्विगुणित हो जाएंगे। तो जो जाइगोट होगा वो द्विगुणित होगा। अब इसके जाइगोट में, ये जाइगोट अब अपने आप सेटल डाउन कहीं नहीं होगा। क्लियर? अब ये जाइगोट में एक, इसको जाइगोट को और आगे बढ़ना है। ये जब जाइगोट और आगे बढ़ेगा तो जब जाइगोट में गति होने लगेगी, और जब जाइगोट में गति होने लगेगी तो उसे हम कह देते हैं उकाइनीट। जब जाइगोट में गति होने लगे तो उसे हम कहते हैं उकाइनीट अवस्था। क्लियर? तो पूछा जाता है जाइगोट में गति की अवस्था को क्या कहते हैं, तो जाइगोट में गति की अवस्था को उकाइनीट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यही यूकाइनीट आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित होगा। भ्रूण में परिवर्तित होगा, बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे, फिर स्पोर्स क्या होंगे, अंडाणु निकलेंगे, इसके लार ग्रंथि में चले जाएंगे। लार ग्रंथि से जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो इसके अंडाणुओं को उसके ब्लड में गिरा देगा, रक्त में गिरा देगा। अब अलैंगिक प्रजनन जब मनुष्य में गिरा दिया, अब अलैंगिक प्रजनन मनुष्य में चलने लगेगा, फिर ये इसको काटेगा, फिर ये प्रक्रिया चलेगी। तो ये जीवन चक्र ऐसे लगातार चलती रहती है इसकी। तो प्लाज्मोडियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, तो प्लाज्मोडियम आपने हेडिंग डाला होगा, हेडिंग डाल लीजिए प्लाज्मोडियम। अमीबा के बारे में क्लियर? अमीबा के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अमीबा की और भी वंशज हैं। अमीबा तो अपने आप में खुद एक वंश है, लेकिन इसकी और भी कई वंशज हैं। उस वंश को हम कहते हैं एंटमीबा। कहते नहीं है कि हमारे वंश हैं, ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे वंश हैं। तो अमीबा तो अपने आप में एक वंश है, इसकी कई प्रजातियां हैं। ऐसे इसकी भी कई वंशज हैं, उसको हम कहते हैं एंटमीबा। एंटमीबा नाम सुना होगा। एंटमीबा ये अपने आप में एक जीनस है, अपने आप में एक वंश है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। जैसे एक प्रजाति होती है, नाम सुना होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरी होती है, ई फॉर एंटमीबा, जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस, जिंजीवैलिस। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जीनस है, ये हमारा वंश है, और ये हमारी स्पीसीज है, प्रजाति है। तो एंट अमीबा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एंट अमीबा की जितनी भी प्रजातियां होंगी, ये मनुष्यों में अथवा जंतुओं में भिन्न प्रकार के रोग पैदा करेंगी, भिन्न प्रकार के रोग का कारण होंगी। जैसे पहली प्रजाति है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्यों के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो आप जानते होंगे आंसर, डिसेंट्री रोग, पेचिस रोग। तो मनुष्यों में पेचिस रोग एंटमीबा की किस प्रजाति से होती है, तो दे देगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा जियार्डियाना, बहुत सारी इसकी प्रजाति का नाम दे देगा। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्यों में पेचिस रोग उत्पन्न करता है। दूसरा हमारा है एंटमीबा जिंजीवैलिस। ये एंटमीबा की जो दूसरी प्रजाति है, ये मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो ये मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है, नाम सुना होगा, उसको हम कहते हैं पायरिया रोग। पायरिया जानते होंगे कि मसूड़े हमारे फूल जाते हैं और उस मसूड़ों में गंदा ब्लड आ जाता है, तो दांतों से ब्लड आने लगते हैं और माउथ से स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, तो वह इसी के कारण होता है, एंटमीबा जिंजीवैलिस। इसमें होता क्या है कि जब ये एंटमीबा जिंजीवैलिस किसी भी तरीके से हमारे माउथ में चला जाता है, तो मसूड़ों में कैविटी एक स्थान बनाने लगता है। जब वहाँ वो एक स्थान बनाने लगता है, तो जो वायुमंडल में जीवाणु हैं, वो जीवाणु उस पर अटैक कर देते हैं कि उनका भोजन वहाँ मिलने लगता है। तो जब वो बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देते हैं उस स्थान पे, तो खून हमारा गंदा होता है, तो बैक्टीरिया को उसका भोजन मिल जाता है, तो भोजन खाते भी हैं और उस खून को सड़ाते भी हैं। तो जब उसको सड़ाएंगे तो मुंह से बदबू आएगी। क्लियर हो गया? तो पायरिया नामक रोग हमारा एंटमीबा जिंजीवैलिस से होता है। अच्छा, एक और है, उसको हम कहते हैं एंटमीबा डिसेंट्री। एंटमीबा डिसेंट्री, तो इंग्लिश में पेचिस को डिसेंट्री ही कहते हैं,
लेकिन एंटमीबा की एक प्रजाति और एंटमीबा डिसेंट्री। अच्छा, एंटमीबा डिसेंट्री जो होती है एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करती है। आपने सुना होगा जैसे कालरा नहीं, हैज़ा मान लीजिए, हैज़ा टाइप का रोग उत्पन्न कर देती है। अच्छा, जब ये हमारे शरीर में आएगी एंटमीबा डिसेंट्री, तो पता है क्या होगा? पेचिस में क्या होता है कि पेचिस में यही होगा कि आँव आते हैं। आँव का मतलब जब हमको बहुत ज़्यादा पेचिस होगा तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ भी गिरेंगे, क्लियर, और हमारा जो फीकल मैटर होगा वो एकदम पानी की तरह गिरेगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि म्यूकस का मतलब हुआ जो सफ़ेद आँव कहते हैं, इनको आँव आ रहा है, म्यूकस भी होगा प्लस ब्लड होगा। कहते नहीं खूनी पेचिस पड़ रही है, तो खूनी पेचिस इससे होगा। याद रखिएगा, पेचिस दो प्रकार की होती है, इसमें तो खून नहीं आएंगे लेकिन इसमें खूनी पेचिस होगा। तो खूनी पेचिस ये काज करेगा, इसके माध्यम से होगा खूनी पेचिस। होता क्या है कि जब ये अमाशय से होते हुए हमारे आंत में चला जाता है, ये एंटमीबा डिसेंट्री, तो जब ये आंत में चला जाएगा तो जो आंत की भित्ति होती है वहाँ पे छोटे छोटे दाने बना देता है। तो जब दाने बना देगा वो दाने पकने लगते हैं। तो जब पकने लगेंगे तो कहते नहीं हमारे पेट में बहुत ऐंठन मरोड़ हो रही है। तो जब आंतों में ऐंठन मरोड़ होगी तो ये दाने फट जाएंगे। तो फट जाएंगे तो उसमें से मवाद भी निकलेगा, और ज़्यादा ऐंठन हुई तो खून भी आने लगता है। तो मवाद का मतलब यही सफ़ेद वाला भाग, म्यूकस, आपके फीकल में, आपके लैट्रिन में ये सफ़ेद वाला भी भर जाएगा और उसमें खून भी भर जाएगा और लैट्रिन भी भर जाएगा, तीनों मिल के निकलेंगे। तो कहेंगे खूनी पेचिस हो रहा है। तो खूनी पेचिस इसी के माध्यम से होता है, क्लियर। तो पेचिस दो प्रकार की आपने समझा। तो हेडिंग डाल लीजिए एंटमीबा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास था ये। एंटमीबा डाल, हाँ लिखिए एंटमीबा। जो प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ को हमने आज कंप्लीट अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम एक दूसरे फाइलम की तरफ चलेंगे। जो हमारा दूसरा फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, अगला संघ हमारा है पोरीफेरा। तो बताइए पोरीफेरा जो है वो कशेरुकी में आता है कि आकशेरुकी में आता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कशेरुकी में सिर्फ एक ही है, कार्डेटा, जिसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये हमारा जो होगा पॉरीफेरा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थी, ये सब आकशेरुकी हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। तो हमारा जो दूसरा संघ है वो हमारा है फाइलम माने संघ, वो हमारा दूसरा संघ है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा नाम से ही स्पष्ट है। छिद्र को हम कहते हैं पोर, पोर को कहते हैं छिद्र। अर्थात जितने भी संघ पॉरीफेरा के जीव होंगे उन सभी में छिद्र होगा, क्लियर। और इस पॉरीफेरा में हम समस्त प्रकार के स्पंजों का अध्ययन करते हैं, स्पंजेस का अध्ययन करते हैं। स्पंज जीव हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, ये मैराइन वाटर होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं स्पंजेस, क्लियर। अच्छा, अब आपको लग रहा है स्पंज इसका नाम क्यों पड़ गया, क्लियर। तो जैसे हम मैट्रेस गद्दों पे सोते हैं तो स्पंज की तरीके से होते हैं, ऐसे ही अच्छी क्वालिटी के जो गद्दे बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, इसी के स्पंज से बनाए जाते हैं। ये समुद्रों में पाए जाते हैं, इनके शरीर में कंकाल भी होगा। तो क्या करते हैं कि इसको समुद्रों से निकालते हैं, निकाल करके बाहर लाते हैं, धूप में इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में इसके अंदर से स्पंज को निकाल देते हैं और कंकाल को रहने देते हैं। तो सारे जब स्पंज इकट्ठा हो जाते हैं तो इसको प्योरीफाई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और अच्छी क्वालिटी के गद्दे बनाए जाते हैं, और ये गद्दे काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये टेस्टलेस होते हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए खाए नहीं जाते हैं। कोई भी स्पंज खाया नहीं जाएगा क्योंकि ये स्वादहीन होता है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि चाइना के लोग, या आप चले जाइए हमारे साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडियन, इवन चाइना, साउथ इंडियन, ये लोग क्या करते हैं कि जो स्पंज के कंकाल निकलते हैं, उसकी जो हड्डियाँ निकलती हैं, उसकी हड्डियाँ से कान में, गले में पहनने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। आप देखे होंगे यहाँ पर कि कंठी टाइप का लटकता रहता है, हड्डी की तरह लगता है, वो इसी स्पंज का बना होता है। चाइना के लोग ज़्यादातर ये लोग पहनते हैं, आप देखेंगे ये कान में भी पहन लेंगे, वहाँ की फीमेल्स। इसके ऑर्नामेंटल, सजावट वाले सामान इसके कंकाल से बनाए जाते हैं, स्पंज के कंकाल से बनाए जाते हैं, क्लियर। पहली विशेषता यह है कि जितने भी स्पंज होंगे उन सभी के शरीर में छिद्र होगा। हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं एक स्पंज का,
और इसी में हम इसको समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए कि स्पंज है, ऐसे स्पंज होगा, ये हमारा एक स्पंज है, ये स्पंज है। अब ये देख लीजिए, आप ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे दूरियों पे कुछ छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसे। क्लियर? तो इसका पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, और आप यहाँ देख रहे होंगे एक बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो स्पंजस के शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छोटे छोटे छिद्रों को हम कहते हैं ऑस्टिया। तो प्रश्न ये है कि स्पंजों के शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और इसके शरीर में एक बड़ा छिद्र दिखाई देता है, तो जो बड़ा छिद्र होगा उसको हम कहेंगे आस्कुलम। आस्कुलम। क्लियर? अच्छा, अब ये जल में होगा तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जल में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को लेगा। इसके शरीर में ये जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं, इसी के माध्यम से जल में घुलित ऑक्सीजन इसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी ऑस्टिया के माध्यम से भोज्य पदार्थ जल के माध्यम से इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे हमारा ये आमाशय है, वैसे स्पंज का ये आमाशय है, इसी में सब इकट्ठा होंगे। तो इसके इस आमाशय को, इसके इस कैविटी को हम कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, स्पॉन्जोसील। ओ साइलेंट होता है, स्पॉन्जोकोल बहुत लोग पढ़ देते हैं, स्पॉन्जोसील। तो इसके अंदर, स्पंजों के अंदर जो कैविटी होती है, जो खाली स्थान होता है जिसमें भोज्य पदार्थ एकत्रित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। इसी में इकट्ठा होगा करके। अच्छा, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं जल के माध्यम से, ऑक्सीजन घुलित अवस्था में जल के माध्यम से ऑस्टिया के होते हुए इसके स्पॉन्जोकोल में प्रवेश कर जाएगी। इसी स्पॉन्जोकोल में उस भोज्य पदार्थ का पाचन होगा। जो भोजन पच जाएंगे उसको इनका शरीर ग्रहण कर लेगा, और जो भोजन अपच हो जाएंगे, जो नहीं पचेंगे, वो किस रास्ते के माध्यम से शरीर से बाहर निकाले जाएंगे? बड़े छिद्र के माध्यम से, आस्कुलम के रास्ते से। तो याद रखिएगा, आस्कुलम के रास्ते से अपच भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और भोज्य पदार्थ स्पंजों में जाता किसके माध्यम से? ऑस्टिया के माध्यम से। एक विशेषता और है, तंत्रिका तंत्र आप पढ़े होंगे, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसमें कोई भी तंत्र नहीं, तंत्रिका नहीं होगा, कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होंगे, नसें नहीं होंगी। क्लियर? ये इसकी विशेषता, इसमें न्यूरॉन्स नहीं होंगे। एक चीज़ हमने आपको और बताया था समिति के बारे में, असमिति, अरीय समिति। तो प्रश्न ये है किस प्रकार की ये समिति रखता है? इसका शरीर किसी भी भागों में विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह असमेट्रिकल, असमिति वाला जीव है। क्लियर हो गया? एक विशेषता ये है कि इसके शरीर में नाल तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है उस जीवधारी का नाम बताइए कि जिसके शरीर में नाल तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। तो यही एक जीवधारी है स्पंज। स्पंजों के शरीर में नाल तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं, और इसके शरीर में मुख्य रूप से 3 नाल तंत्र पाए जाते हैं, और उसके नाल तंत्र को हम कहते हैं साइकॉन कैनाल सिस्टम, एस्कॉन नाल तंत्र, और तीसरे को कहते हैं ल्यूकॉन नाल तंत्र। तो समस्त स्पंजों के शरीर में नाल तंत्र पूर्ण विकसित होंगे। यही एक जीव है जिसमें नाल तंत्र पूर्ण विकसित होंगे, और 3 प्रकार के नाल तंत्र पाए जाएंगे, साइकॉन नाल तंत्र, एस्कॉन नाल तंत्र, ल्यूकॉन नाल तंत्र। क्यों 3 प्रकार के होंगे? क्योंकि स्पंज की कई प्रजातियां हैं, और हर प्रजाति में अलग अलग प्रकार के नाल तंत्र विकसित होते हैं। क्लियर? जैसे इसकी एक प्रजाति का नाम है, एक स्पंज का इसके नाम है, एक विशेष प्रकार का स्पंज है, उसको कहते हैं ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया एक स्पंज का नाम है। तो एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नाल तंत्र विकसित होता है, तो बच्चे पढ़ के गए थे कि 3 प्रकार का नाल तंत्र है। ल्यूकॉन और ल्यूकोसोलेनिया मैच कर रहा है, इसी पे लॉटिक मार दें, तुरंत हो गया गलत हो गया। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और लिपोकॉन्ड्रिया दोनों मैच कर रहे हैं,
तो लिपोकॉन्ड्रिया अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है। गोल्गी काय को ही हम लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, तो इसे फंसा देता है। कॉन्ड्रिया से आप टिक लगा देंगे। ऐसे ल्यूकोसोलोनिया में ल्यूकॉन नहीं बल्कि एस्कॉन टाइप का नाल तंत्र पाया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो इसका जो रेस्ट पार्ट है, इसमें जो बच रहा है, वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।